सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। कक्षा 10वीं की एक प्रीलिम पेपर लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। कहीं से भी आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और जितना हो सके चैप्टर को रीड कीजिए। चैप्टर रीड करना, चैप्टर के हर वाक्य से परिचित होना, चैप्टर के हर वाक्य से आपको परिचित होना, हर कैरेक्टर से आपको परिचित होना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। तो इस बात को ख्याल में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको पहले से तो पता है, और ये जो पेपर है आपका 80 अंकों का होगा। दो सेक्शंस में होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए बी होगा 40 मार्क्स के लिए, जो पूरी तरह से लैंग्वेज बेस्ड है। और सेक्शन बी भी आपका 40 मार्क का होगा, जो आपके लिटरेचर पर बेस्ड है। अब लिटरेचर पर बेस्ड है, लेकिन ये इसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको करना है, तो 1 में 5 ऑप्शन है, 5 विकल्प है, उसमें से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 विकल्प है, प्रश्न पत्र, उसमें कोई एक आपको करना है। औपचारिक पत्र कीजिए, अनौपचारिक पत्र कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में अनसीन पैसेज में आपको पांचों प्रश्न करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको, जो इस बार आपका क्वेश्चन नंबर 4 MCQ बेस्ड है, तो अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है उसकी, तो आप 8 में 8 अंक ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो तात्पर्य ये है कहने का कि सेक्शन ए आपका कंपलसरी है, इसमें से कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते, आपको करना ही है। उसी तरह से क्वेश्चन जो सेक्शन बी है, उसमें से 6 क्वेश्चंस होंगे आपके। 6 क्वेश्चंस होंगे, 4 किताब, मतलब 6 क्वेश्चंस। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने साहित्य सागर, अगर आपके विद्यालय ने साहित्य सागर किताब को सेलेक्ट किया है, तो उसके 2 खंड है। साहित्य सागर एक किताब में 2 किताब है, एक गद्य भाग और एक पद्य भाग। तो गद्य भाग से 3 प्रश्न होंगे और पद्य भाग से 3 प्रश्न होंगे। तो ये एक किताब हो गई और ये 2 किताब हो गई। आपको इन दोनों किताबों में से कोई भी दो दो चुन सकते हैं, एक तीन चुन सकते हैं, या तीन एक चुन सकते हैं प्रश्नों को। 2 प्रश्न इससे, 2 प्रश्न इससे, एक इससे, तीन इससे, या तीन इससे और एक इससे, ये आप कर सकते हैं। आपके ऊपर, आपको पूरी छूट है इसे, लेकिन आपको कोई 4 आपको करनी ही है। ठीक है। उसी तरह से जो दूसरी किताब है साहित्य के, ये किताब क्रमांक 1 हो गई, किताब क्रमांक 2 हो गया, ये किताब क्रमांक 2 हो गई। तीसरी किताब जो आपकी है वो है नया रास्ता। यह एक उपन्यास है, लेकिन आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आपको कोई किसी किन्हीं 2 किताबों से ही, ओनली 2 बुक्स, यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 2 बुक्स। आप 3 किताबें या 4 किताबों से एक एक क्वेश्चन 10-10 मार्क का नहीं कर सकते, आपके अंक कट जाएंगे उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है नया रास्ता। तो नया रास्ता से भी आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर, जो अगली किताब है, चौथी किताब है आपकी, वो है एकांकी वाली किताब। तो एकांकी संचय से भी आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से कोई आपको 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, एक प्रश्न, ये आपकी मर्जी, आपको टोटल 4 करने हैं। कोई भी 4 प्रश्न करने हैं, लेकिन किन्हीं 2 किताबों से। तो ये एक किताब है, ये एक किताब है। साहित्य सागर से गद्य एक किताब है और पद्य एक किताब है। एक, एक, दो, तीन, चार, इन चारों किताबों में से आप किन्हीं 2 किताबों का चयन करेंगे, किन्हीं 2 किताबों का चयन करेंगे। और 40 मार्क्स के आंसर्स आप लिखेंगे। हर एक किताब से 3-3 क्वेश्चन रहेंगे। तो आशा करती हूँ आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रस्ताव लेखन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 विकल्प रहेंगे, हमेशा रहते हैं, पहले से ही रहते हैं 5 विकल्प। 5 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का ही चयन करना है आपको। 15 अंकों का होगा आपका यह प्रस्ताव लेखन, 15 अंकों का। और शब्द सीमा जो है वह होगा 250, 250 वर्ड्स। शब्द सीमा 250 शब्द है। और अंक जो होंगे वे हैं 15। 15 में से बच्चे, इसमें से मैक्सिमम 14 मार्क तो लेते ही हैं। 14 अंक आप आसानी से ले सकते हैं, अगर आप गाइडलाइन पर जो आधारित, जो भी आपको प्रश्न दिया गया, उस प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। और हर एक गाइडलाइन को आप ध्यान से पढ़ते हुए अगर आप उसको डील करते हैं, उसके विषय में लिखते हैं, तो आपको पूरे अंक मिलते हैं। इसमें से 14 अंक मिलते हैं, मैक्सिमम 14 अंक दिए जाते हैं। तो प्रस्तावना लिखना जरूरी है। प्रस्तावना क्या होती है?
प्रस्तावना होती है किसी भी विषय से जुड़ी हुई इंट्रोडक्शन, भूमिका। तो अब अगर मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूँ, प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? इन दिनों हमारा देश किस प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है? इस आपदा की विभीषिका की हानियों और बचाव के उपायों का वर्णन कीजिए। कितना, अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए, इसके बारे में लिखना एक पैराग्राफ, इन दिनों हमारा देश किस प्राकृतिक आपदा का, तो ढेर सारे प्राकृतिक आपदाएं एक देश में आती रहती हैं, तो उन सभी प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन कीजिए। लेकिन उसके बाद आ जाइए कि इन दिनों, तो आप बाढ़ के बारे में लिख सकते हो सकता है भूकंप आया हो, भूकंप के बारे में लिख सकते हैं, तूफान के बारे में लिख सकते हैं, सुनामी के बारे में लिख सकते हैं। तो इन दिनों हमारा देश किस प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है? इस आपदा की विभीषिका, विभीषिका मतलब कितना हायर लेवल, ऑल्टीट्यूड कितना कितना ज्यादा इसने नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, विभत्स रूप, कितना विभत्स रूप ले लिया है इस आपदा ने, पूरा का पूरा बाढ़ आई है, पूरे के पूरे गांव को लील गई बाढ़। गांव के लोग कहाँ गए समझ में नहीं आ रहा है, गांव की झोपड़ियां कहाँ गई, तो विभीषिका उसको हम कहते हैं। कभी बाढ़ आई तो आपके घुटनों तक पानी भर गया, बाढ़ आई बाढ़ का पानी उतर गया, वो विभीषिका नहीं है। पर जब पूरा का पूरा गांव तबाह हो जा रहा है, लोग बह गए उसमें, मवेशी बह गए उसमें, खेत खत्म हो गए उसमें, तो उसको हम कहते हैं विभीषिका। तो इस आपदा की विभीषिका की हानियों, एक पैराग्राफ हुआ आपका, और बचाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ। तो कितने पैराग्राफ, अगर आप देखेंगे कितने पैराग्राफ हो गए, एक, दो, तीन, चार, प्रस्तावना पांच, और अंतिम में आप लिखेंगे कंक्लूजन, उपसंहार, ये छह। तो कम से कम छह पैराग्राफ आपके इसमें होने ही चाहिए। तो जब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की, तो सबसे पहले हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें कि प्रकृति क्या होती है। प्रकृति जीवनदायिनी है। जीवनदायिनी मतलब ये हमें जीवन देती है, प्रकृति के जो एलिमेंट्स है, प्रकृति में जो तत्व है, ये हमें जीवन देते हैं। क्या क्या तत्व हैं उनको लिखिए। उसके बाद आ जाइए कि यही जीवनदायिनी प्रकृति के साथ जब इंसान छेड़छाड़ करता है, और उसके कारण क्या होता है, यही प्रकृति फिर उससे बदला लेने, मतलब हमसे, हम मनुष्यों से, हम मनुष्य ही अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं, और हम कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से प्रकृति हमसे बदला लेने लगती है। जैसे कि अभी आप ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रही है, जंगलों को हम काट रहे हैं, नदियों से हम छेड़छाड़ करते हैं, पहाड़ों को तोड़कर उस पर जो अर्बन जंगल, जो हम इमारतों का जंगल खड़ा कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। सोचिए आज ये दिसंबर का महीना आ गया और कितनी ज्यादा गर्मी है मुंबई की, अगर हम बात करें तो मुंबई में कितनी ज्यादा गर्मी है दिसंबर के महीने में, 35 डिग्री टेम्परेचर का। तो ये क्या है, ये मतलब प्रकृति किस तरह से वार्मिंग, गर्मी, गर्माहट, जैविक जो प्राकृतिक तापमान है, प्रकृति का तापमान किस तरह से बढ़ रहा है, तो ये भी एक तरह से प्राकृतिक आपदा है। लेकिन हम यहाँ वह लिखेंगे जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा अंक मिलेंगे। मैं एक दो विद्यार्थियों के आपके सामने मैं नमूना मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगी कि कैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इस नमूने को देखें, इस एग्जाम्पल को हम देखें, तो सबसे पहले इन्होंने काफी अच्छा लिखा है, उन्होंने एक टाइटल भी दिया, प्राकृतिक आपदा, वेरी गुड। प्राकृतिक आपदा, यह शब्द अब यहाँ पर देखेंगे कि गलती से भी आपकी कलम इस तरह से नहीं यहाँ पर पढ़नी चाहिए, तो इससे ऐसा लगता है कि मानो अनुस्वार वहां पर आपने लगा दिया हो। प्राकृतिक आपदा यह शब्द हमें कई बार अखबारों में अथवा टीवी में देखने को मिलता है, टेलीविजन पर देखने को मिलता है। प्राकृतिक आपदा का अर्थ प्रकृति द्वारा लाई गई विकट परिस्थिति है, जिसे मानवता और बाकी पशु पक्षियों को हानि पहुंचती है। जिससे प्राकृतिक आपदा के कई कारण होते हैं, अक्सर मनुष्य का प्रकृति से छेड़छाड़ी होता है। सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, दावानल आदि प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है ना, और अच्छा लिख सकते थे आप, लेकिन ये भी काफी अच्छा लिखा है इन्होंने। इतने प्रेशर में बच्चे जब परीक्षा भवन में होते हैं और उसके बाद भी इतना अच्छा लिखते हैं, तो काफी अच्छा लिखा है। इन दिनों हमारा देश कई प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, जैसे बाढ़ और भूस्खलन, परंतु सबसे मुख्य आपदा बाढ़ है। बाढ़ यानी कि किसी जगह पर अत्यधिक वर्षा के कारण कोई कोई जगह जो होती है वह जलमग्न हो जाती है। बाढ़ अत्यधिक वर्षा के कारण ही आती है, और उचित जल निकासी व्यवस्था की कमी जहाँ होती है, ये इन्होंने नहीं लिखा है पर हम लिख सकते हैं इसे, कि उचित जल की जो निकास की व्यवस्था होती है वो नहीं होती है जब, तो उसके कारण बाढ़ आती है। और यहाँ पर एक वाक्य और भी आप लिख सकते थे कि बाढ़ की गंभीरता हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है।
तो कहीं पर बाढ़ आती है पर फर्क नहीं पड़ता है इतना। जंगल है, जंगल में पानी भर गया, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी गांव में पानी अगर भर जाए तो ये जो गंभीरता है ये काफी विनाशकारी होती है। तो ये सब बातें हम यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं। तो बाढ़ अत्यधिक वर्षा के कारण ही आती है, और वर्षा के कारण नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण, या सीधा वर्षा के कारण भी, बहुत ज्यादा सीधा वर्षा मतलब जब बारिश बहुत ज्यादा हो और लगातार हो रही हो तो अत्यधिक जल भराव होने से भी जल भर जाता है और उसके कारण भी बाढ़ आती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप लिखेंगे। भारत के कई राज्य भारत के कई राज्य जैसे, अब इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, एक बार हम देखते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या है, प्रश्न के हिसाब से इन्होंने अपना सेकंड पैराग्राफ प्रश्न है, इन दिनों हमारा देश किस प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। तो भारत के हम, क्योंकि प्रश्न का हमारा जो गाइडलाइन है के अनुसार इन्होंने देखा है कि भारत के कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों को हर वर्ष वर्षा ऋतु के समय बाढ़ का सामना करना पड़ता है। गंगा, भागीरथी, दामोदर, घाघरा, चंबल, कोसी, मतलब कितने एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल, ऊपर एग्जाम्पल, फिर से नीचे एग्जाम्पल। तो नदियों का जलस्तर हर वर्षा के मौसम के समय बढ़ जाता है और फिर बाढ़ आती है। तो मैं क्यों यहाँ एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से, मतलब विद्यार्थी ने किस तरह से लिखा है वो आप देखिए और सीखिए कि आपको कैसे एक प्रस्ताव की रचना करनी है। अगला प्रश्न है, अगला इसमें पैराग्राफ है कि बाढ़ के कारण गांव वालों को बहुत नुकसान पहुंचता है और कितनों की अनगिनत लोगों की जान भी चली जाती है। कई ग्रामीणों के कच्चे मकान टूटकर, कच्चे मकान मतलब जो मड से, मिट्टी से बने होते हैं, टूटकर नदियों में बह जाते हैं, और कई ग्रामीणों, अनगिनत ग्रामीणों के मवेशी मवेशी भी, मतलब मवेशियों का भी नुकसान हो जाता है, वे बह जाते हैं। अनगिनत किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचता है, खड़ी फसलें बह जाती है, और कई बार तो पूरी की पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। और किसानों, सोचिए इन्होंने किसानों, अन्नदाता को इन्होंने यहाँ पर छूने की कोशिश की है कि आम इंसान का पेट भरने वाला अन्नदाता की अगर ऐसी स्थिति है और अगर बाढ़ आती है तो हमारे देश पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद इस बात को इन्होंने यहाँ पर छूने की कोशिश की है यहाँ पर। हालांकि उतनी गहराई से लिखा नहीं क्योंकि समय की कमी है और शब्द सीमा भी उतनी ही है। तो किसानों के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं, उनकी आर्थिक हालत और भी खराब हो जाती है। तो हालांकि इन्होंने लिखा है किसानों की आर्थिक हालत, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर सीधे सीधे इसका असर पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधे सीधे असर पड़ता है। कई ग्रामीणों के घर में, अनगिनत ग्रामीणों के घर में पानी भर जाता है और उन्हें कई दिनों तक शरणार्थी बनकर शरणार्थी बनकर मतलब यहाँ वहां, चूंकि अभी उनके अपने घर है नहीं, तो जहां पर भी सरकार ने उनको सुविधाएं दी हैं, उनको मदद मुहैया करवाई है, तो वहां पर एक टेंट वगैरह जब लगाया जाता है उनके रहने के लिए, या कोई स्कूल में रहने की अगर व्यवस्था की जाती है, तो वे शरण, वहां पर उस शरण में जाते हैं। तो शरणार्थी बनकर, शरण के अर्थ से वहां जाते हैं, इसीलिए शरणार्थी बनकर उनको वहां पर फिरना पड़ता है, रहना पड़ता है। अब अगला जो इन्होंने छुआ है ये वाक्य है, इस आपदा की विभीषिका की हानियां, और अगला जो पैराग्राफ बनाया होगा इन्होंने, गाइडलाइन जो छुआ है, बचाव के उपाय। तो हम देखते हैं इन्होंने कैसे कैसे किया है। तो किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता पर उससे स्वयं का बचाव किया जा सकता है। प्रशासन को बाढ़ पीड़ितों के बारे में सोचकर उनकी सहायता करनी चाहिए, उन तक राहत सामग्री जैसे पेयजल, औषधि पहुंचानी चाहिए। समस्या ठीक होने तक अस्थायी शिविर खोलने चाहिए। गरीबों और बुजुर्गों को अस्पताल में निःशुल्क इलाज मुहैया करवाना चाहिए। सरकार को नए बांध बनाने चाहिए जिससे कि आप पानी का जो रास्ता है, पानी बहने का पानी के बहाव का जो रास्ता है, उस रास्ते को आप बदल सके। किसी भी प्राकृतिक आपदा की हानियों से बचा जा सकता है यदि सरकार जागृत हो और जनता उसके आदेशों का पालन करे। तो यहाँ पर इन्होंने, इस पैराग्राफ में इन्होंने विभीषिका लिखी है, और इस पैराग्राफ में इन्होंने किस तरह से हम, अगर हम इसका डायरेक्ट ये देखें, वाक्य देखें, बचाव के उपायों का वर्णन करें, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो एक और अंतिम पैराग्राफ इनको यहाँ पर लिखना चाहिए था कि निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष इनका, या फिर इन्होंने शायद इसी में निष्कर्ष को भी शामिल करने की कोशिश की है। तो प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ दिन प्रतिदिन के कार्य को बाधित करती है। बाढ़ इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न समस्याएं पैदा करती है। बाढ़ के आने के बाद भी कई दिनों तक, कई महीनों तक लोग उसके दुष्प्रभाव से
लोग बचे नहीं रहते हैं, लोग बहुत उसके दुष्प्रभाव के कारण लोगों को बहुत परेशानियां होती है, और जनजीवन को फिर से पुनर्निर्माण करने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें हमें मतलब प्रत्येक भारतवासियों को अपने स्तर पर बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी ही चाहिए। तो इस तरह का मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको बताया कि आपका प्रस्ताव किस स्तर का होना चाहिए, और एक दो वाक्य आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अंत में आप लिख सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा है स्लोगन की तरह। यदि हम तुम संकल्प करे कायाकल्प धरा का कर देंगे, भूतल नंदन वन बन जाएगा, हो जाए यदि हम सब तत्पर। तो वह दिन दूर नहीं जब सारा विश्व बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जानें गंवाएगा। इसीलिए हम सभी को यह प्रण करना चाहिए कि हम सब मिलकर बाढ़ के मुख्य कारण यानी, तो इन्होंने प्रदूषण को बाढ़ से कनेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखने की कोशिश की कि यदि हम तुम संकल्प करेंगे तो हम इस तरह की विभीषिकाओं से बच सकते हैं। तो एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से आपने देखा कि आपको प्रस्ताव की रचना किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 प्रश्न होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और पांचवा होता है चित्र वर्णन। तो हम कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से मैं कोशिश करूंगी कि मैं चारों पांचों में आपके साथ यहाँ पर कवर कर सकूं। दूसरा प्रश्न है, दो देशों के बीच बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए वार्ता ही सबसे उपयुक्त उपाय है, इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार दीजिए। पहले तो मैं कहूंगी कि ऐसे प्रश्नों को आप, अगर ऐसे प्रश्नों के उत्तर अगर आप लिख रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पक्ष में लिखते लिखते कब आप विपक्ष में लिखने लग जाएंगे, या विपक्ष में लिखते लिखते कब आप पक्ष की धरातल पर कदम रख देंगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आपकी लेखनी में बहुत ताकत है, आप कलम के धनी हैं, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, तो आप जरूर लिखिए। तो सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं कि दो देशों के बीच, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच, रूस के बीच में जो युद्ध जारी है, तो उनके बीच बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए, तो क्या ये जो इतना भीषण रक्तपात चल रहा है और जो विनाश का द्वार मानो रशिया ने खोल दिया है यूक्रेन के लिए, या यूक्रेन की क्या गलतियां थी, तो क्या ऐसी जो तनाव बढ़ते हैं उनके लिए टॉक, वार्ता क्या सबसे उपयुक्त उपाय है? तो इस कथन के पक्ष विपक्ष में अपने विचार देने हैं। एक विद्यार्थी ने लिखा है, वही सेम मैं उसी को मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ। तो इन्होंने एक टाइटल भी दिया है यहाँ पर कि तनाव तनाव का एकमात्र हल, दो देशों के बीच तनाव का एकमात्र हल है वार्ता। तो इनका इंट्रोडक्शन है, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कोशिशें सदा चलती रही हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण ने स्वयं वार्ता के माध्यम से महाभारत के युद्ध को रोकने की कोशिश की थी। यह अलग बात है कि दुर्योधन ने उन्हें मतलब युद्ध करने के लिए, पांडवों को उकसाया युद्ध करने के लिए, उनको मुकाबला करने के लिए, उनको चुनौती दी उनको। तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप स्वयं महाभारत का लिख सकते हैं। तो जब कृष्ण जो जब जब भगवान जो है युद्ध रोकना चाहते हैं, तो फिर हम इंसान किस खेत की मूली है? तो इसीलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इसीलिए यह बिल्कुल सही है कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कोशिशें सदा चलती रही, और वार्ता इसका एक बहुत कारगर उपाय साबित हो सकता है। तो ये इन्होंने नहीं लिखा जो मैंने कहा आपको, महाभारत की बात आप यहाँ पर एग्जाम्पल उसी से शुरू कर सकते थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में हुए नर और मादा हत्याकांड से विश्व हिल गया। तब कई शांति चाहने वाले देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये हिंदी में लिखा जा सकता था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, और यह संगठन अंतरराष्ट्रीय मित्रता बनाए रखने में लगा रहता है। तो यह संगठन, इसको हिंदी में आप लिख सकते थे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, अंतरराष्ट्रीय मित्रता बनाए रखने में लगा रहता है। फिर भी इन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया है। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, एक वाक्य और उस वाक्य के आधार पर पूरा इन्होंने लिखा है, लेकिन बहुत अच्छा है। इसके बावजूद कई देशों के बीच में राजनीतिक तनाव बना रहता है, इतिहास इस बात का साक्षी है। फिर से इतिहास आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इतिहास के बारे में उठा सकते हैं, बातें लिख सकते हैं कि सदा ऐसे दो देश होते हैं जो आपस में शत्रु हैं। फिर चाहे वह भारत पाकिस्तान हो, भारत चीन अमेरिका रूस, या अभी चल रहा यूक्रेन रूस यूक्रेन की दुश्मनी। ऐसी शत्रुता कई बार युद्ध का रूप धारण कर लेती है, और इस कारण भारत पाकिस्तान, भारत चीन के कई युद्ध भी हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एकदम
लीक पर, मतलब जो विषय है इस विषय से हट नहीं रहे, विषय पर चलते हुए एकदम उसका उस पर लिख रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ है, युद्ध से किसी भी देश का लाभ नहीं होता, केवल हानि होती है। युद्ध में लड़ते लड़ते अनगिनत मनुष्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कई इमारतें, अनगिनत इमारतें नष्ट होती हैं। आप एक उदाहरण दीजिए, अस्पताल, इस विद्यालय, जिनका निर्माण करते करते फिर से वर्षों लग जाएंगे। तो और यदि युद्ध ने सीमा पार कर दिया तो अनगिनत निर्दोष मनुष्य जीव मारे जाते हैं, बेघर हो जाते हैं लोग। सैनिकों की पत्नियों और बच्चों का उनके शवों पर लेट कर रक्त की नदी में विलाप करने का दृश्य असह्य हो जाता है। और इस प्रकार राष्ट्र ऐसे लोगों को खो देता है जो कुछ बेहतर करके देश को प्रगति के मार्ग पर बढ़ा सकते थे। बहुत अच्छा लिखा है इस विद्यार्थी ने। तो इसीलिए अब ये आ रहे कंक्लूजन पर, इसीलिए दो देशों के बीच बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए वार्ता ही सबसे उपयुक्त उपाय है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों को एक जगह साथ में बैठना चाहिए। आपको याद होगा, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख सकते थे कि डोकलाम दुसन, ये बात थी 2020 जून या जुलाई की, जब अ, भारत और चीन की जो सीमा है, डोकलाम एक जगह है, वहां पर उसको लेकर के दोनों देशों के बीच में बहुत तनाव घिर आया था और ऐसा लग रहा था कि बस अब युद्ध होने ही वाला है। तो ऐसे ऐसी स्थिति में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने बैठ कर वार्ता की थी और युद्ध को वहां पर उन्होंने विराम दिया था। युद्ध होते होते उन्होंने वहां पर युद्ध को रोक दिया था। तो दोनों देशों के प्रतिनिधियों को एक जगह साथ में बैठना चाहिए और तनाव की आग को घी देने वाली समस्या का हल ढूंढना चाहिए। बहुत सुंदर लिखा, तनाव की आग को घी देने वाली समस्या का हल ढूंढना चाहिए। यदि भूमि के विषय में तनाव हो तो दोनों देशों को आपस में भूमि के उस भाग के बारे में चर्चा करनी चाहिए, किसका उस पर अधिकार है, इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र के पर में बात करनी चाहिए। यदि कोई और समस्या, तो समस्या के आधार पर दोनों देशों को हल ढूंढ कर समस्या सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि बहुत देर तक बैठने के पश्चात भी दोनों देश समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो यूएन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास जाकर वहां के अधिकारियों को समस्या के विषय में बताना चाहिए और वे जरूर ऐसी समस्याओं का हल ढूंढने में वे मदद करेंगे। इस प्रकार वार्ता करने से समस्या का हल भी मिलता है और दोनों देशों के बीच तनाव भी खत्म हो जाता है और अनगिनत लोगों के प्राण बच जाते जो युद्ध की स्थिति में मर गए होते। शांति विश्व में बनी रहती। अतः मैं इस कथन के पक्ष में हूँ। तो यहाँ पर शिक्षक के द्वारा लिखा गया कि तनाव के कारणों में और ऐड कीजिए, वार्ता के क्या हल, मतलब वार्ता से कैसे हल हो सकता है, उसके क्या फायदे हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। वर्तमान रूस और यूक्रेन युद्ध पर थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहिए। डोकलाम का उल्लेख कर सकते थे। सीरिया, इजराइल आदि देशों का भी उल्लेख किया जा सकता था। तो इस तरह से आप अपने इस प्रस्ताव को और भी ज्यादा प्रभावकारी बना सकते थे। तीसरा प्रश्न है पर्वतारोहण। पर्वत प्लस आरोहण, आरोहण मतलब चढ़ना, चढ़ाई करना, चढ़ना। तो पर्वतों पर चढ़ना एक बेहतरीन शौक एवं साहसिक कार्य है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि लोगों के तरह तरह के शौक होते हैं। किसी को किताबें पढ़ने का शौक होता है, उपन्यास पढ़ने का शौक होता है, किसी को टिकट कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है, किसी को फोटोग्राफी, चित्रों को खींचने का शौक होता है, किसी को कविताएं लिखने का शौक होता है और किसी को, बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जिनको पर्वतारोहण का भी शौक होता है। तो आप यहाँ पर उस तरह से आप सीधे सीधे आ सकते हैं। तो बेहतरीन शौक और साहसिक कार्य है। तो क्यों साहसिक कार्य है ये लिखिए, क्यों बेहतरीन शौक है ये लिखिए, पैराग्राफ बनाते जाइए। मैंने आपको इंट्रो बता दिया कि इंट्रो में आप क्या लिख सकते थे। बेहतरीन शौक है, साहसिक कार्य है, क्यों पर्वतारोहण एक साहसिक कार्य, बिल्कुल साहस वाला कार्य है। आप में ताकत होनी चाहिए, आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आप स्ट्रांग होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। मेंटली इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है देखने से दूर में कि अरे हम तो इस पर आसानी से चढ़ सकते हैं, पर जब हम चढ़ाई शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि ओह, बहुत ज्यादा चढ़ना है। तो इसीलिए मेंटली भी आपको स्टेबल आपको वहां पर होना है। पर्वतारोहण का क्या महत्व है, पैराग्राफ बनाइए इस पर। पर्वतारोहण के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या क्या होती हैं, उस पर पैराग्राफ बनाइए। कुछ पर्वतारोहियों के उदाहरण दीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए इन सब चीजों के लिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो नई नई चीजों से अवगत रहेंगे आप। और पर्वतों की सुंदरता का विवरण देते हुए क्या करना है, एक प्रस्ताव लिखे। तो बहुत सारी चीजें आपको ये लिखना है। एक ये मतलब मेरे हिसाब से ये भी एक आसान विषय है, बशर्ते अगर आपके पास पर्वतारोहियों के उदाहरण नहीं है। सपोज आप बचेंद्री पाल के बारे में लिख सकते हैं, जो भारत की पहली पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह किया था। पर्वत की बेटी थी। पर्वत की बेटी कहने का अर्थ है कि उत्तरांचल में ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए बचपन से ही उनको आदत थी और देखा था, पर्वतों के बीच में रही हुई थी। तो आप ये भी उदाहरण दे सकते हैं। तो एक बार हम देखते हैं इसमें से।
तो ये भी एक मैंने जानबूझकर इसको इसलिए भी शेयर किया कि जब आप कैंसिल करते हैं, जब आप लिखते हैं और कैंसिलेशंस होते हैं आपके, तो इस तरह से कैंसिल मत किया कीजिए। आप एक सिंगल लाइन ऐसे खींच दीजिए, सिंगल लाइन खींच करके आप कैंसिलेशंस आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसे ऐसे करते हैं, एक तो पेज के पीछे आपका काला दिखता है पूरा, दूसरा गंदा नजर आता है, तीसरा आपका समय घस 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 करने में बहुत समय बर्बाद होता है। इतना समय क्यों बर्बाद करना है आपको, उससे अच्छा आप कुछ लिखिए। तो अगर आप एक लाइन से भी इसको कैंसिल करते हैं, बजाय से आपने इतना टाइम इसमें लगाया, आप एक लाइन खींचा, किसमें टाइम बचता है आपका? आपका ये 4-4 सेकंड मिल करके पूरे पेपर में आपको 5 मिनट जरूर दे सकता है। तो ऐसा इस तरह के कैंसिलेशन से आप बचिए। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा लिखा गया है, लेकिन हाँ, एक आपको एक अंदाज, एक अनुमान मिल सकता है कि आपको कैसा लिखना चाहिए। अब हम देखते हैं, पर्वतारोहण एक बेहतरीन शौक और साहसिक कार्य है। मैंने आरंभ में ही आपको बताया कि मनुष्य को तरह तरह के शौक होते हैं। कुत्तों को पालने का शौक है, जानवरों को पालते हैं, तो वो भी एक शौक है उनका। किसी किसी को माता पिता की सेवा का शौक होता है, मतलब वो उनका कर्तव्य भी है। मैं ये नहीं कहती उनका शौक होना चाहिए, उनका कर्तव्य होना चाहिए। और बड़े बेहतरीन तरीके से वे माता पिता की सेवा करते हैं। तो ये मतलब एक बाई चॉइस है उनको कि वो ऐसा करते हैं। तो अब मैंने आपको आरंभ में ही बताया कि कैसे आपको आरंभ करना है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे यात्रा करना बहुत प्रिय होता है। इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैंने ऑलरेडी आपको बताया शुरू में कि इंट्रो आपको कैसे देना है। तो इंट्रो इनका मिसिंग है। उसे यात्रा करना बहुत प्रिय होता है। कुछ लोग समुद्री किनारे, थोड़ा इन्होंने लिखा, समुद्री किनारे पर जाना पसंद करते हैं, कुछ ठंडी जगहों पर, और कुछ पर्वतीय स्थलों पर निजी रूप से निजी रूप से मैं एक पर्वतीय स्थल पर जाना बहुत पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जगह की स्पेलिंग, समुद्री किनारे पर जाना, जगह, जगाओ नहीं होता है, जगहों। चूंकि हम बोलते हैं तो इसीलिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग हम यहाँ पर करना चाहते हैं, करना पसंद करते हैं, तो इससे हमें बचना है। निजी रूप से मैं एक पर्वतीय स्थल पर जाना बहुत पसंद करता हूँ। इस विषय पर सोचते ही मुझे मेरी वह यात्रा याद आ जाती जिसमें मैंने पर्वतारोहण किया था। शाबाश, काफी मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं स्टार्ट किया इन्होंने वैसा, पर आ गए हैं उस तरफ। अब हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या है, पर्वतारोहण के ये सीधे सीधे फायदे यानी महत्व पर आ गए हैं। तो साहसिक कार्य क्या है, ये शायद इन्होंने इसे मर्ज किया हुआ है। देखते हैं, पर्वतारोहण के बहुत से लाभ है। हमारे शरीर का इसमें बहुत बेहतर व्यायाम, इससे बेहतर व्यायाम तो शायद ही मुमकिन है। मैं तो कहता हूँ पर्वतारोहण द्वारा हम हंसते खेलते व्यायाम करते, वहां की शुद्ध प्राण वायु से चेहरे पर खुशी और शरीर में स्फूर्ति आती है। जब मैं पर्वतारोहण करने गया था तब मुझे बहुत आनंद आया था। पर्वत की चढ़ाई सरल कार्य, पर्वत की चढ़ाई करना यह कोई सरल कार्य नहीं है। यह बात मैंने जान ली थी। पर्वतारोहण के लिए कुछ वस्तुएं, तो क्यों चढ़ाई सरल नहीं है, ये आपको लिखना है। यहाँ पर आप 4 वाक्य कम से कम, आपके 4 सेंटेंसेस और होने चाहिए कि क्यों पर्वत की चढ़ाई सरल नहीं है, क्यों इंसान जो है वो पर्वत पर चढ़ते चढ़ते थक जाता है, क्योंकि क्यों दुष्कर है वह कार्य। हमें आगामी घटनाओं के बारे में नहीं मालूम होता, आगे जमीन कैसे आने वाली, कौन सी पशुओं से मुकाबला होने वाला है, कौन से पशुओं से मुकाबला होने वाला है, या क्या होने वाला है, जमीन धंस जाने वाली है, ये हम नहीं जानते। दूसरी बात है, प्राण चढ़ते चढ़ते हम थक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है दूर से कि हम कर लेंगे। दूर से ऐसा सोचना और वास्तव में उस स्थिति के आने के बाद वैसा करने में बहुत अंतर होता है। तो पर्वतारोहण के लिए कुछ वस्तुएं बहुत जरूरी होती है। क्यों इन्होंने ये लिखा है, क्योंकि प्रश्न का डिमांड है कि आवश्यक वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। बहुत जरूरी है नुकीले जूते, एक अच्छा बस्ता, खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन का भी आपके पास होना चाहिए अगर आप बहुत ऊपर चढ़ रहे हैं तो। जल, और सबसे मूल्यवान है फर्स्ट एड किट। शुरुआत में चढ़ाई अधिक जटिल नहीं थी, अब अपने बारे में बता रहे हैं, परंतु थोड़ी देर के उपरांत मुझे नानी याद आ गई। मुहावरे का प्रयोग किया, अंडरलाइन कीजिए मुहावरे। बहुत पापड़ बेले, दूसरा मुहावरा, बहुत पापड़ बेलने के पश्चात मैं शिखर पर पहुंच पाया। ये यहाँ इन्होंने इतना काउंट भी किया कि भाई इतना मैं लिख चुका हूँ। वह अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकता। जिस पर्वत पर मैं चढ़ा था वह तो एक छोटा सा तिनका था। जो कार्य अरुणिमा, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया, क्यों एग्जाम्पल दिया, क्योंकि प्रश्न पूछा गया कुछ पर्वतारोहियों के उदाहरण देते हुए। पर जो कार्य अरुणिमा सिन्हा ने कर दिखाया उसके समक्ष, मतलब मेरा जो किया गया कार्य वह एक छोटा सा तिनका है। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि अरुणिमा सिन्हा का एक, मतलब एक दुर्घटना के उपरांत एक पैर नहीं रहा। वे दिव्यांग थी और उन्होंने एक पैर से धरती के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण करके दिखाया था। आप बचेंद्री पाल का, जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया, वो भी आप लिखिए। पर्वतारोहण सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, यह एक प्रमाण पत्रिका है कि यदि और अगर दोनों नहीं चाहिए, यदि आप एक पर्वत पर चढ़ सकते हैं तो आप हर एक कठिनाई का सामना
करके उससे मतलब आपका एक ये आपके मनोमस्तिष्क पर एक जीत है। पर्वतारोहण करते समय जो दृश्य मैंने देखे उनकी तो मैं क्या बात करूं, मतलब बहुत सुंदर दृश्य मैंने देखे। हरे विशाल पर्वत बादलों की गोद में मुस्कुरा रहे थे, मानो हमारे साथ खेलना चाहते हो। आज भी मैं पर्वतारोहण करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। पर्वतारोहण के असंख्य लाभों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। पर्वतारोहण एक बेहतरीन साहसिक कार्य है। तो और यहाँ पर और ऐड किया जा सकता था। आपको मैंने सिर्फ एक बेस दिया है, उस बेस को ध्यान में रखिए और उस पर आप आधारित अपना प्रस्ताव को आप जरूर वहां पर लिखिए। चौथा प्रश्न है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। मतलब आपका कोई जवाब नहीं है, इतने अच्छे बन जाओगे। तो खेल के प्रति बदलती सोच के आधार पर एक मौलिक कहानी लिखिए। आपको एक कहानी लिखनी है, आप एक कहानी का आरंभ कर सकते हैं। खेलों के बारे में लोगों की पुरानी जो धारणा है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लोग पहले क्या कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन उस खराब की जो जगह है आज लाजवाब ने ले ली है। बहुत सारे उदाहरण है जहां पर आप लिख सकते हैं। आज एक औसत परिवार के जो लोग हैं वे बच्चों को खेलने से रोकते नहीं है, बल्कि खेलने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। क्यों प्रेरित करते हैं, तो ये आप वहां पर आप बता सकते हैं। और एक कहानी लिखनी है, आप किसी भी एक कोई पात्र लिख चुनिए, पात्र को एक नाम दीजिए। वह पात्र क्या खेलना चाहता है, उस चाहता था या चाहती थी, उस पात्र के सामने उसके खेल को जब वह अपना भविष्य बनाना चाहता था तो उसके सामने कौन कौन सी उसके सामने परेशानियां थी, कौन कौन सी रुकावटें आई, कैसे उसने, पैसों की रुकावट हो सकती है, माता पिता नहीं चाहते कि वह खेलने के लिए जाए। फिर उसके बाद और अगर चलो पैसों की भी नहीं रुकावट है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, माता पिता भी उसके साथ है, तो ऐसा हो सकता है कि खेलों में राजनीति होती है, सिलेक्शन बोर्ड में राजनीति होती है, चुनने वाले जो लोग होते हैं वे वैसे नहीं होते हैं जैसा होना चाहिए। तो वहां पर तो इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए आप एक मौलिक कहानी लिख सकते हैं। और कहानी मौलिक होनी चाहिए आपकी। मौलिक कहानी मतलब ओरिजिनल स्टोरी ही आप यहाँ पर लिखेंगे। तो कहानी आप लिख सकते हैं, कहानी में बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आपकी कहानी ओरिजिनल होनी चाहिए। अब पांचवें प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक युवक है जो इस गरीब परिवार को थैला भरकर सब्जियां दे रहा है, उनकी मदद करने का ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है। क्योंकि अगर उसे देना होता तो वो चुपचाप उनको दे देता और वहां से चला जाता, लेकिन चूंकि उसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर अपने इस चित्र को अपलोड करना है, इसीलिए यह जो गरीब इंसान है ये अपना हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी थैला उस तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये बताता है कि यह युवक कैसा है और किस लिए यह ऐसा कर रहा है। तो इसी पर ये कहानी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई है। गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है यहाँ पर। हो सकता है इसने थैला दे भी दिया हो सकता है ना दिया हो सकता है रोज ऐसा करता, हो सकता है पिक्चर के लिए ऐसा करता हो, या हो सकता है कि उसे मदद करके दूसरों को बताना चाहता हो, या लोगों को इंस्पायर करना चाहता हो। तो कुछ भी आप यहाँ पर चित्र से जुड़ी हुई बातों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मास्क बता रहा है कि यह समय जो है वह कोरोना का समय है, और कोरोना वायरस के समय में कई लोगों की नौकरियां चली गई थी, नौकरी से हाथ धो बैठे थे लोग। तो इन सब बातों का यहाँ पर आप वर्णन कर सकते हैं। ऐसा ही एक लिखित जो फिर से मेरे पास है, मैं उसे पढ़ती हूँ आपके लिए। भारत में असमानता बहुत है। तो भारत तो सोने की चिड़िया माना जाने वाला देश भारत गरीबी से जूझ रहा है। उसकी वजह लिखिए, क्या वजह, एक दो वाक्य, ज्यादा नहीं, एक दो वाक्य। उसके बाद, भारत में असमानता बहुत है, जो अमीर होते हैं वे गरीबों का शोषण करते हैं। यह भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी खोट है, कमी है भारतीय समाज की। कोरोना काल में भारतीय समाज में व्याप्त असमानता का कड़वा सच सभी के सामने आया। जहां एक और अमीर लोग अपने मकानों में बैठकर आनंद लूट रहे थे, छुट्टियों का आनंद ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर गरीब लोग रुपया रुपया जोड़कर अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। अनगिनत लोगों के सामने तो भूखों मरने की नौबत भी आ गई थी। भारत के उच्च वर्ग के लोग जो सुखी संपन्न है, वे अधिकतम लोग बहुत निष्ठुरता से व्यवहार करते हैं। यहाँ जनरलाइज करने की कोशिश की गई, सभी वैसा नहीं होते, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत निष्ठुर होते हैं, निर्दयी होते हैं, कठोर होते हैं। वे ऐसे कठिन समय में भी गरीबों की सहायता, किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करते।
वे तो लोगों की गरीबी को व्यंग्य समझते हैं, उनका उपहास करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। प्रस्तुत चित्र में भी दर्शाया गया है, अब ये सीधे सीधे चित्र पर आ गए, कि आदमी चाहे तो उस गरीब परिवार की मदद कर सकता है, परंतु वह उनकी सहायता करने की जगह पर उनकी तस्वीर खींच रहा है। अपनी मदद की ढोल पीटने के लिए वह सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए वह उनकी सहायता करने से पहले अपनी एक फोटो खींच रहा है। तो कम से कम छोटे छोटे बच्चों को देखकर तो उसे दया आनी चाहिए। हमें ऐसे गरीब लोगों, इस प्रकार से गरीब लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। हम उन्हें खाना दे सकते हैं, पहनने के लिए कपड़े दे सकते हैं, आर्थिक रूप से उनकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई उदाहरण दे सकते हैं, आप कर्ण का उदाहरण दे सकते हैं कि जो कर्ण था वह कितना दानी व्यक्ति था। उसके दरवाजे से कोई भी जो भी आता था वह बिना प्राप्त किए वह लौटता नहीं था। और मतलब यहाँ पर और भी आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच असमानताएं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और समस्याओं का मूल कारण है। असमानता देश के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। इस समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान करना जरूरी है। सरकार ने गरीबों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर, सरकार को मतलब अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने समस्या समझाई है हम लोगों को, समस्या के कारण समझाए तो और दो दो वाक्य ये जोड़ सकते थे। समस्या के कारण के बाद समस्या का समाधान भी इन्होंने हमें सुझाया है। यहाँ पर एक और लेटेस्ट में ये भी है, जो सबसे कि एक समाचार पत्र में भी यह बात छपी थी कि एक युवक ने बिना एक फैमिली की का चित्र लिया और उसे अपलोड किया था, बिना उसके परमिशन के अपलोड किया था, तो उन लोगों ने उस पर केस भी कर दिया था। तो ये सब बातें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं आरंभ में ही, कि हमें इस तरह से सोशल मीडिया पर बिना उनकी मर्जी के उनके चित्रों को पोस्ट नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर समस्या क्या है यह बताने की कोशिश की है, समस्या का कारण बताया है इन्होंने, और उस समस्या का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें भी हम और बहुत सारी बातें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक और बात, एक शब्द जो मुझे लगता है कि यहाँ लिखना बहुत जरूरी है, कि लोगों में संवेदनशीलता जरूर होनी चाहिए। आपका आईक्यू, आपकी बुद्धि अगर थोड़ी कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट जो है आपका, आपकी जो भावनात्मक विकास है, दूसरों के दुख को देख करके अपने मतलब उस दुख को महसूस करना, उसे हम कहते हैं संवेदनशीलता का विकास। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसका लिख सकते हैं संवेदनशील या संवेदनहीन। ये दे रहा है तो संवेदनशील है, या फोटो खींच रहा है तो संवेदनहीन है, ये टाइटल भी आप इसे दे सकते हैं। तो इन पांचों प्रश्नों का हमने आज प्रीलियम पेपर का हमने यहाँ पर ये किया है, यहाँ पर विवेचना की है। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत मददगार साबित होगी मेरा यह वीडियो। और अगले कक्षाओं में मैं इस पूरे पेपर का मैं आपके साथ चर्चा करूंगी, पूरे पेपर की चर्चा करूंगी। आज्ञा चाहती हूँ। प्रणाम।